रहीम। ओके, तो हमने स्टार्ट की थी पैथोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड की पैथोलॉजी में लास्ट टाइम वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट ग्रेव्स डिजीज एंड हाशिमोटो थायराइडाइटिस। ठीक है, अगर T3 T4 हार्मोन की लेवल बढ़ जाए दैट इज हाइपरथायराइडिज्म, और अगर इसकी लेवल कम हो जाए दैट इज हाइपोथायराइडिज्म। आज हम इन दोनों में डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे कि अगर पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म है तो उसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या है, अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो उसमें फीचर्स क्या होंगे। ठीक है, तो इस तरह एक टेबल ड्रा करते हैं। एक साइड पे लेके हाइपरथायराइडिज्म, इस साइड पे लेके हाइपर थायराइडिज्म, और टेबल ड्रा करें दूसरे साइड पे लेके हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है जी, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन बिटवीन हाइपर वर्सेस हाइपोथायराइडिज्म। तो आप लोगों ने पहले से फिजियोलॉजी पढ़ी है कि T3 T4 हार्मोन ये थायराइड ग्लैंड से आते हैं। ठीक है, अगर T3 T4 हार्मोन की लेवल किसी वजह से भी बढ़ जाए उस कंडीशन को क्या कहेंगे, हाइपरथायराइडिज्म। यहाँ पे लेके अ कंडीशन in which T3 and T4 hormone level is high, that is called of hyperthyroidism. Hyper का मतलब होता है increase, thyroidism means T3 and T4 हार्मोन। ठीक है, एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन ये है कि a condition in which T3 and T4 हार्मोन लेवल इज लो या डिक्रीज भी कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, हमने इसकी रीजंस पढ़नी है कि T3 T4 हार्मोन बढ़ती क्यों है और ये कम क्यों होती हैं। ठीक है, तो लेके काजेस, तो व्हाट इज द काजेस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। ओके, इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन याद रखे, उस दिन हमने ये डिस्कशन की है कि द मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म इज ग्रेव्स डिजीज। इसकी क्या है, ग्रेव्स डिजीज है। और ऑलरेडी हमने ये डिस्कस की है कि जो ग्रेव्स डिजीज है इट इज ऑटो इम्यून डिजीज, जिसके अंदर इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाती है और TSH रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है। अगर TSH रिसेप्टर ज्यादा एक्टिवेट हो जाए तो T3 T4 हार्मोन क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है, तो हाइपरथायराइडिज्म होगा। नेक्स्ट देखे पिट्यूटरी एडिनोमा, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉज इज पिट्यूटरी एडिनोमा। इसका मतलब ये है कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का कैंसर हो जाए, एडिनोमा का मतलब कैंसर फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो उसके अंदर कैंसर में हर एक चीज की लेवल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्लूडिंग TSH। अगर TSH का लेवल पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर में बढ़ जाए तो T3 T4 हार्मोन भी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो अगेन इट कैन कॉज हाइपरथायराइडिज्म। लेकिन एक क्वेश्चन याद रखें, ग्रेव्स डिजीज अटैक थायराइड ग्लैंड, ये किस पे अटैक करता है, थायराइड ग्लैंड। इट कैन कॉज प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म, और ये क्या कराता है, सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें आयोडीन एक्सेस, एक्सेस ऑफ आयोडीन इन द डाइट। अगर हम डाइट में आयोडीन की इंटेक को बढ़ाएं, आयोडीन इंटेक इंक्रीज करें, तो T3 T4 हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन का होना जरूरी है। तो अगर आयोडीन इंटेक बढ़ जाए तो T3 T4 हार्मोन की लेवल भी इंक्रीज हो सकती है। तो दीज ऑल आर दी डिफरेंट कॉजेज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। अब लेके हाइपोथायराइडिज्म की कॉजेज, इसके कॉजेज क्या है, हाइपोथायराइडिज्म। The most important is Hashimoto thyroiditis. We already discussed this. Hashimoto thyroiditis again one of the autoimmune disease, जिसके अंदर एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बनती है एंड दे अटैक अगेंस्ट TPO एंजाइम, थायराइड पेरोक्सिडेज। अगर TPO को हम डैमेज करें तो फिर T3 T4 नहीं बनेगी, दैट विल लीड टू हाइपोथायराइडिज्म, क्योंकि TPO इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम फॉर T3 T4 प्रोडक्शन। देखिए, जिन लोगों ने फिजियो पढ़ी है उसको ये चीजें सुपर इजी है। ठीक है, विदाउट फिजियोलॉजी पे तो इज इम्पॉसिबल। तो TPO हमने पढ़ा था आयोडीनेशन में काम करती है,
कपलिंग में काम करती है, ऑर्गेनिफिकेशन में काम करती है। अगर हम टीपीओ को डिस्ट्रॉय करें तो फिर T3 T4 की प्रोडक्शन क्या होगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखें शीहान सिंड्रोम, ये भी हमने डिस्कस किया था। शीहान सिंड्रोम के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे हार्मोन सिक्रीशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिसको हम पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म भी कहते हैं। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की सारी सिक्रीशन कम हो जाए तो उसमें एक हार्मोन की जो लेवल कम होगी दैट इज TSH। अगर TSH नहीं होगा तो T3 T4 प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। ठीक है, अगेन इट लीड टू हाइपोथायराइडिज्म। लेकिन वही कंसेप्ट है, हशीमोटो थायराइडाइटिस कैन कॉज प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, शीहान सिंड्रोम कैन कॉज सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड का इशू है। ठीक है, और नेक्स्ट देखें लैक ऑफ आयोडीन इन द डाइट। अगर आयोडीन डेफिशिएंसी हो जाए, जो लोग डाइट के अंदर आयोडीन की इंटेक कम करें, अगर आयोडीन नहीं होगा तो T3 T4 प्रोडक्शन भी नहीं होगी, अगेन it will leads to hypothyroidism. So please remember these are the leading causes of hyperthyroidism, these are the leading causes of hypothyroidism. ठीक है, अब लेके क्लिनिकल फीचर। अगर किसी पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म हो जाए व्हाट विल बी देयर क्लिनिकल फीचर, ये डिस्कशन हमने पहले से की है कि T3 T4 ये बेजल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है। BMR का नाम सुना है कि नहीं, BMR बेजल मेटाबॉलिक रेट। तो अगर T3 T4 हार्मोन का लेवल बॉडी में बढ़ जाए तो BMR क्या होगा, ज्यादा, तो एनर्जी कंजम्पशन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो याद रखे एनर्जी कंजम्पशन से मुराद है कि मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो। मेटाबॉलिज्म मीन तोड़ फोड़ का अमल बॉडी में क्या होगा, ज्यादा होगा। जब मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगी तो उसकी वजह से जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो भी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। तो हाइपर एक्टिव, इसका मतलब हाइपर थायराइड पेशेंट जो होते हैं दे आर हाइपर एक्टिव। ये क्या होते हैं, हाइपर एक्टिव, मतलब ये लोग इरिटेबल होते हैं, एक जगह पे बैठ नहीं सकते क्योंकि न्यूरोनल एक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इरिटेबिलिटी, हाइपर एक्टिविटी, और इन लोगों में स्लीप डिस्टर्बेंस होता है तो दे कैन कॉज इंसोम्निया। अगर एक बंदा है उसकी ब्रेन एक्टिविटी ऑल द टाइम, न्यूरोनल एक्टिविटी ज्यादा है, तो एक जगह पे टिकेगा नहीं, कभी इधर बैठेगा कभी उधर बैठेगा। दीज टाइप ऑफ पीपल आर नोन एज हाइपर एक्टिव पीपल, और वो क्या होते हैं, इरिटेबल, और उस वजह से ये लोग एक जगह पे बैठ नहीं सकते। देयरफॉर दे हैव डिस्टर्बेंस इन स्लीप, दे आर कॉल्ड इंसोम्निया। इन लोगों को नींद नहीं आती, ये नींद के लिए टैबलेट्स देते हैं, मतलब सेडेटिव टैबलेट्स देते हैं ताकि उसको नींद आ जाए, क्योंकि T3 T4 हार्मोन एंजाइम्स बनाती है कि नहीं, और वो एंजाइम्स मेनली क्या होती है, प्रोटीन इन नेचर। और मैंने ये बात आप लोग को बताई थी कि थायराइड हार्मोन का एक काम यह है कि ये ब्रेन की डेवलपमेंट करता है। तो ब्रेन की डेवलपमेंट ज्यादा होगी अगर हाइपरथायराइडिज्म है, और ज्यादा का मतलब न्यूरोनल एक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा, इसलिए ये लोग इरिटेबल और इंसोम्निया के शिकार होते हैं। इसकी अपोजिट पे आ जाए हाइपोथायराइडिज्म। अगर हाइपोथायराइड पेशेंट है तो उसकी ब्रेन एक्टिविटी ज्यादा होगी कि कम, कम होगी। वेरी गुड। तो लेके डिजीनेस, इन लोगों में क्या होता है, डेजीनेस या लेजीनेस, ये लोग सुस्ती के शिकार होते हैं। एंड दीज पीपल आर लेथार्जिक, ये क्या होते हैं, लेथार्जिक, इन लोगों में सुस्ती होती है। और इन लोगों की जो मूड है दे आर डिप्रेस्ड मूड, इन लोगों में क्या होती है, डिप्रेस्ड मूड होती है, क्योंकि न्यूरोनल एक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो दीज पीपल हैज अ डिप्रेस्ड मूड। और इन लोगों में क्या होता है, एक्सेसिव स्लीप, ये लोग एक जगह पे लेटे रहे तो फिर ये उठने के काबिल नहीं होते, क्योंकि न्यूरोनल एक्टिविटी बहुत क्या होती है, कम होती है। तो दीज पीपल आर डिफिकल्ट टू अराउज फ्रॉम द स्लीप, ये लोग मतलब ये है कि जाग नहीं सकते, क्योंकि इन लोगों की ऑलरेडी जो ब्रेन एक्टिविटी है वो कम होती है। तो दीज पीपल हैव एक्सेसिव स्लीप पैटर्न, इन लोग को नींद ही नहीं आती, और ये लोग आज द टाइम क्या होते हैं, ये सोते रहते हैं, क्योंकि न्यूरोनल एक्टिविटी इज हाई, न्यूरोनल एक्टिविटी इज वेरी लो। ठीक है, ये इसके डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट देखें, अगर फॉर एग्जांपल व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ T3 T4 हार्मोन इन द GIT पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस का नाम सुना है कि नहीं, मतलब कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन फेज ऑफ द GIT मसल इज कॉल्ड पेरिस्टालिसिस। T3 T4 हार्मोन पेरिस्टालिसिस को इंक्रीज करती है। अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो GIT कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन क्या होगी, ज्यादा, तो फूड जल्दी नीचे जाएगी क्या नहीं, मतलब वो ज्यादा, जो भी बंदा कुछ खाएगा वो जल्दी नीचे जाएगी, एंड दे विल क्विक कम आउट, तो इट विल लीड टू डायरिया। ये क्या कराती है, डायरिया। तो T3 T4 stimulate GIT motility, therefore it can cause of diarrhea। तो हाइपरथायराइडिज्म पेशेंट के अंदर क्या होती है, देयर इज
डायरिया। क्लियर है? इन लोगों में जीआरटी मोटिलिटी क्या होगी? स्लो। तो दे पीपल डेवलप कॉन्स्टिपेशन। इन लोगों में क्या होती है? कॉन्स्टिपेशन होती है। अब देखें डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू इफेक्ट ऑफ T3 T4 हार्मोन ऑन जीआरटी मोटिलिटी। नेक्स्ट लिखे इन लोगों के अंदर, इन लोगों में डायरिया तो होता है, अगर ये कुछ चीज खाएगी भी तो वो बॉडी के अंदर ज्यादा देर तक स्टे नहीं करती। तो इन लोगों को भूख जल्दी लगेगी कि नहीं? तो लेके इंक्रीज एपिटाइट। इन लोगों की जो भूख है या एपिटाइट है वो क्या होगी? वो ज्यादा होगी, क्योंकि ये जो भी कुछ खाते हैं वो क्विकली बाहर जाते, वो बॉडी के अंदर स्टे नहीं करते, तो इन लोगों को भूख जल्दी लगेगी। तो दीज पीपल हैज इंक्रीज ऑफ एपिटाइट। ये लोग जो भी खाते हैं वो कॉन्स्टिपेशन के शिकार है, तो वो फूड इंटेस्टाइन तक महदूद रहेगी, तो ये फर्दर चीजें ज्यादातर खा नहीं सकेंगे। तो लेकिन डिक्रीज एपिटाइट, इन लोगों में क्या होता है? डिक्रीज एपिटाइट। अब देखें इन लोगों में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन लोगों में खुराक खाने की जो पैटर्न है वो क्या होगी? ज्यादा। लेकिन जो भी खाएगा वो सही तरीके से डाइजेस्ट भी नहीं होता और सही तरीके से एब्जॉर्ब भी नहीं होता। अगर हम फूड खाए वो डाइजेस्ट ना हो जाए या एब्जॉर्ब ना हो जाए तो हमें एनर्जी मिलेगी? नो। ज्यादा खाने के बावजूद भी ये लोग वेट गेन नहीं करते, तो लेके वेट लॉस। इन लोगों में क्या होती है? वेट लॉस होती है। आप लोगों के पास बहुत से पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब हम खाना भी ज्यादा खाते हैं फिर भी वो वजन जनाब गेन नहीं करते। उनमें से एक रीजन क्या है? हाइपर थायराइडिज्म भी है, इसके साथ और फीचर्स हमने देख रहे हैं। तो देखिए 2 पॉइंट याद रखें, अगर हम कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपलर फूड पार्टिकल में कन्वर्ट करें दैट इज डाइजेशन, और उस सिंपलर फूड पार्टिकल को इंटेस्टाइन से ब्लड में लेके जाए उसको क्या कहते हैं? अब्जॉर्प्शन। अब मोटिलिटी ज्यादा है, जब मोटिलिटी ज्यादा है तो फूड को वो टाइम नहीं मिलता कि वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो सके एंड ऑफ अब्जॉर्ब हो सके। इस वजह से इन लोगों को फूड से एनर्जी नहीं मिलती, देयरफॉर वेट लॉस। इन लोगों की कॉन्स्टिपेशन है लेकिन फूड तो इंटेस्टाइन में है ना, और उस फूड की रहने की वजह से उसकी ओवरऑल वेट इन लोगों की क्या होती है? गेन होती है। तो यहाँ पे लेके वेट गेन। सो वेट गेन इज द फीचर ऑफ हाइपोथायराइडिज्म बट वेट लॉस इज द फीचर ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है जी, एक तो इनमें डिफरेंस ये है। नेक्स्ट देखिए 5th नंबर, इसकी जो 5th नंबर मेन डिफरेंशिएशन है हाइपर वर्सेस हाइपोथायराइडिज्म। फर्स्ट इसमें लेके हीट इंटॉलरेंस। इन लोगों में क्या होता है? हीट इंटॉलरेंस। इसका मतलब ये है ये लोग जब भी किसी आग वगैरह के सामने या बिल्कुल नियर बाई बैठते हैं ये लोग हीट को टॉलरेट नहीं कर सकते। मतलब कोई भी इस तरह गर्म जगह हो वे उसको टॉलरेट नहीं कर सकते। वजह क्या है? हाइपर थायराइड पेशेंट में बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है? ज्यादा। तो एनर्जी या मेटाबॉलिज्म ज्यादा है, तो मेटाबॉलिज्म तोड़फोड़ ज्यादा है। जितना तोड़फोड़ बॉडी के अंदर होती है तो हीट प्रोडक्शन क्या होती है? तो ये लोग इंटरनल भी हीट प्रोड्यूस करते हैं, और अगर ये आग के सामने बैठ जाए तो वो एक्सेस हीट को टॉलरेट कर सकेंगे नहीं, इसलिए दीज पीपल हैज हीट इंटॉलरेंस। तो यहाँ पे लिखे बिकॉज ऑफ इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर बढ़ने की वजह से इन लोगों में क्या होती है? हीट इंटॉलरेंस। नेक्स्ट लिखे इन लोगों में कोल्ड इंटॉलरेंस होता है। क्या होता है? कोल्ड इंटॉलरेंस। अगर ये कोई मतलब ठंडी जगह पे जाए तो इन लोगों से वो ठंड टॉलरेट नहीं हो सकती। द रीजन इज इन लोगों की बीएमआर क्या होती है? ज्यादा। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट इज ऑलरेडी डिक्रीज। अब अगर बेसल मेटाबॉलिक रेट लो है, डिक्रीज है, तो हीट प्रोडक्शन क्या है? कम है। इन लोगों के अंदर ऑलरेडी हीट कम है, अगर ये ऐसी जगह पे जाए कि वहां पे पहले से हीट ना हो तो टॉलरेट कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो हीट इंटॉलरेंस इज द हॉलमार्क ऑफ हाइपरथायराइडिज्म बट कोल्ड इंटॉलरेंस इज द हॉलमार्क ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लेके एनर्जी, इसमें बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है तो हीट प्रोडक्शन क्या है? ज्यादा। और उस एक्सेस हीट को बॉडी किसकी शक्ल में बाहर निकालेगी? स्वेट कंडीशन में। किस कंडीशन में? स्वेट। तो लेके एक्सेसिव स्वेटिंग। एक्सेसिव स्वेटिंग किसके अंदर होती है? हाइपरथायराइडिज्म। एक्सेसिव स्वेटिंग, क्योंकि जब बॉडी का इंटरनल हीट बढ़ जाए तो फिर हमारी बॉडी कोशिश करती है कि पसीना निकाले। पसीना निकालना ये एक गुड मैकेनिज्म है और इसके जरिए हम एक्सेस हीट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। जब गर्मी की मौसम में हम बाहर जाते हैं और बाहर एनवायरनमेंट बहुत क्या होता है? गर्म होता है, तो हम ज्यादा पसीना जो है ना निकाल लेते हैं ताकि इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को क्या रखा जाए? नॉर्मल रखा जाए। दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। इसको क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। यहाँ पे हीट तो मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग और यहाँ पे लेके लैक ऑफ स्वेटिंग। इन लोगों में लैक ऑफ स्वेटिंग
इसलिए हाइपरथायराइड पेशेंट जब भी आते हैं उसको हम बताते हैं कि हाथ दिखाए। जब इसकी हाथ में इस तरह हम पालपेट करते हैं, इन लोग की हाथ हमेशा क्या होती है, स्वेटी होती है, इसमें पसीना पसीना होता है, ठीक है ना। और साथ में इसकी न्यूरल एक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा। इन लोग की हाथ को जब हम देखते हैं तो उसमें इस तरफ फाइन क्या होते हैं, ट्रेमर्स भी होते हैं। तो लेके फाइन ट्रेमर्स, फाइन ट्रेमर्स आर दी हॉलमार्क ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, ये हाइपरथायराइडिज्म की हॉलमार्क है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप लोगों ने याद रखना है, इन लोगों में एक बहुत इंपॉर्टेंट दो फीचर्स बताने लगा हूं। देखें ये सारी सिम्टम जो हमने डिस्कस की हैं ये हाइपर वर्सेस हाइपोथायराइडिज्म की हैं। ये भी आप लोगों को पता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ T3 T4 हार्मोन इन द हार्ट, बीटा 1 एक्टिविटी। हार्ट के अंदर कौन सा रिसेप्टर है, बीटा 1, और T3 T4 उसको एक्टिवेट करके हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। तो अगर हाइपरथायराइड पेशेंट है तो उसकी हार्ट रेट क्या होगी, ज्यादा। तो लेके टेकेकार्डिया, इन लोगों में क्या होता है, टेकेकार्डिया। इंक्रीज T3 T4 हार्मोन विल एक्टिवेट विच रिसेप्टर, बीटा 1 इन द हार्ट। और जब बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट पे हम एक्टिवेट करें तो उससे हार्ट रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज। हार्ट रेट शुड बी मोर देन 100 बीट पर मिनट। एक मिनट के अंदर अगर हार्ट रेट 100 से ज्यादा आ जाए कंडीशन इज कॉल्ड टेकेकार्डिया। कभी कभार हार्ट रेट इतना बढ़ जाता है कि इंसान को खुद अपनी हार्ट एक्टिविटी फील हो जाती है, यार इसकी धड़कन जो है ना दिल की अब क्या है, तेज है। अगर एक बंदा अपनी दिल की धड़कन खुद फील करे, द कंडीशन इज कॉल्ड पाल्पिटेशन। इसको क्या कहते हैं, पाल्पिटेशन कहते हैं। ये वर्ड सुना है कि नहीं। सो टेकेकार्डिया एंड पाल्पिटेशन एग्जाम में आता है, दीज आर द सिम्टम्स इन हाइपरथायराइडिज्म ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ T3 T4 ऑन विच रिसेप्टर, बीटा 1 रिसेप्टर। इसमें अगर आप लोग देखें हाइपोथायराइड पेशेंट में, उसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि हार्ट रेट क्या होगी, कम। तो ब्रेडिकार्डिया, इन लोगों में क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया इज व्हेन हार्ट रेट इज लेस देन 60 बीट पर मिनट। इसका मतलब ये है अगर किसी की हार्ट रेट 60 और 100 के दरमियान है, दैट शुड बी नॉर्मल। 100 से ज्यादा इस टेकेकार्डिया और 60 से कम इस ब्रेडिकार्डिया। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, इन लोगों में देखे BMR क्या है, ज्यादा। तो एनर्जी कंजम्पशन क्या है, ज्यादा। तो ये लोग, अब देख एक सेल है मेरे बॉडी में, वो बार बार उसमें मेटाबॉलिज्म हो रही है। तो मेटाबॉलिज्म के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का काम चाहिए कि नहीं, क्योंकि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया मेटाबॉलिज्म की रेट तब बढ़ाएगी जब उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिले। तो इसलिए इन लोगों के अंदर सेल की ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होगी कि कम, ज्यादा होगी। तो हमें सांस जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा ताकि हम मैक्सिमम किसको इन करें, ऑक्सीजन, और वो मेटाबॉलिज्म में हिस्सा ले रहे। तो यहाँ पे लेके रेस्पिरेटरी रेट इन लोगों में क्या होगी, ज्यादा। फिर इसका टेकेपनिया, इसको क्या कहते हैं, टेकेपनिया। तो टेकेपनिया इज अ कंडीशन वेयर रेस्पिरेटरी रेट इज इंक्रीज। इसका मतलब क्या है, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 18 पर मिनट। अगर रेस्पिरेटरी रेट 18 पर मिनट से ज्यादा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, टेकेपनिया। इन लोगों में रेस्पिरेटरी रेट क्या होगी, कम होगी, दैट इज कॉल्ड ब्रेडेपनिया। इसको क्या कहते हैं, ब्रेडेपनिया। So bradypnea is a condition where respiratory rate is low, less than 16 per minute. अब देखें जो सांस लेने की रफ्तार है एक आम बंदे में, वो 1 मिनट में 16 से लेके कहाँ तक होता है, 18 तक। इसमें जो बेसिकली फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट है, प्लीज इधर फोकस करें। एक होता है हार्ट रेट और एक होती है रेस्पिरेटरी रेट। हार्ट रेट हार्ट की एक्टिविटी है, रेस्पिरेटरी रेट हमारी सांस लेने की एबिलिटी है। हार्ट रेट की जो नॉर्मल वैल्यू है 1 मिनट के अंदर, वो 60 से लेके कहाँ तक है, 100 तक है। तो नॉर्मल हार्ट रेट इज 60 to 100, लेकिन नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज 16 to 80। अगर हाइपरथायराइड पेशेंट है तो उसमें हार्ट रेट ज्यादा होगा, तो किससे ज्यादा होगा, 100 से। लेकिन रेस्पिरेटरी रेट किससे ज्यादा होगा, 18 से। इसकी जो मिनिमम लिमिट है रेस्पिरेटरी रेट की क्या है, 16 है। इससे अगर कम हो तो उसको क्या कहते हैं, ब्रेडेपनिया। और अगर हार्ट रेट 60 से कम हो तो उसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। क्लियर है, तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट लिखे यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, ज्यादा। तो इतना मतलब यह है कि एनर्जी कंजम्पशन क्या है, ज्यादा है। ऑक्सीजन ज्यादा हमारी बॉडी यूज कर रही है कि मेटाबॉलिज्म यूज हो रहे हैं। मेटाबॉलिज्म में जो हेयर फॉलिकल है उसको ऑक्सीजन मिलना क्या हो जाता है, कम। तो उससे हेयर फॉल के चांसेस ज्यादा होते हैं।
तो यहाँ पे लेके थिन एंड वेरी लेस हेयर इन हाइपरथायराइडिज्म, तो यहाँ पे लेके रिस्क ऑफ हेयर फॉल, इन लोगों में हेयर फॉल की चांसेस क्या होती है, ज्यादा होती है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट। और यहाँ पे लेके अनमेनेजेबल हेयर, इसका मतलब ये है कि इन लोगों में हेयर इतना ज्यादा हो जाते हैं कि लोगों से मैनेज ही नहीं होती। अनमेनेजेबल हेयर, एक्सेसिव हेयर, क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट कम है तो मेजॉरिटी जो ऑक्सीजन है वो हेयर इस्तेमाल करती है, तो यहाँ पे हेयर की बल्क ज्यादा होगी, यहाँ पे हेयर की बल्क क्या होगी, वो कम होगी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आते हैं इसकी, अगर हाइपरथायराइडिज्म पेशेंट है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है, और अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है। ये ट्रीटमेंट वाला मेथड हम तो फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, सिर्फ लिस्ट में मैं 2 ड्रग बताने लगा हूं, रिमेंबर दिस विल हेल्प यू इन द एग्जाम्स। फर्स्ट इज कॉल्ड प्रोफाइल थायोयूरासिल, पहले ड्रग का नाम क्या है, प्रोफाइल थायोयूरासिल। ठीक है, इसका सिंपली जो फार्माकोलॉजी में लोग प्रोनाउंस करते हैं दैट इज पीटीयू, इसको क्या कहते हैं, पीटीयू। पीटीयू स्टैंड फॉर प्रोफाइल थायोयूरासिल। ये हम किस कंडीशन में देते हैं, हाइपरथायराइडिज्म में। हाइपरथायराइड पेशेंट के अंदर T3 T4 हार्मोन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो हमने ऐसा ड्रग देना है कि T3 T4 को क्या करे, कम करे। तो उसका एक हल ये है कि हम TPO एंजाइम को ब्लॉक करें। अगर TPO काम नहीं करेगा तो मजीद T3 T4 नहीं बनेंगे, और जो हाई लेवल है वो किस तरफ जाएगी, लो की तरफ। दिस PTU या प्रोफाइल थायोयूरासिल ब्लॉक TPO एंजाइम, ये किसको ब्लॉक करते हैं, TPO, और TPO एंजाइम अगर ब्लॉक करे तो हाई लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिर्फ ये एक ड्रग याद करें, मजीद हम फार्माकोलॉजी पार्ट में पढ़ेंगे। और इसमें लेके लीवोथायरोक्सिन, इसमें हम कहते हैं लीवोथायरोक्सिन। एनी हाइपोथायराइड पेशेंट, कोई भी बंदा जिसका T3 T4 लेवल बॉडी में क्या हो, कम हो, तो उसको जो बेस्ट मेडिसिन दिया जाता है उसका नाम क्या है, लीवोथायरोक्सिन। लीवोथायरोक्सिन इज आल्सो नोन एज T4, ये किसका दूसरा नाम है, T4 का नाम है। रिमेंबर इन द एग्जाम कि जो T4 हार्मोन है ये 93% होता है, ये हमने पढ़ा है ना, और T4 इंजेक्शन में हम देते हैं और ये जाकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, T3, क्योंकि मोस्ट एक्टिव बायोलॉजिकल हार्मोन इज T3। तो T4 इज इनएक्टिव बट लेटर इन द बॉडी इट गेट कन्वर्ट इनटू T3 हार्मोन। तो हाइपोथायराइडिज्म का ड्रग ऑफ द चॉइस क्या है, लीवोथायरोक्सिन, और हाइपरथायराइडिज्म का ड्रग ऑफ द चॉइस प्रोफाइल थायोयूरासिल है। ठीक है जी। ओके, यहाँ पे एक और चीज याद रखें, जो हाइपरथायराइडिज्म है इसके सामने ब्रैकेट में लेके थायरोटॉक्सिकोसिस, इसका दूसरा नाम क्या है, थायरोटॉक्सिकोसिस। हाइपरथायराइडिज्म का दूसरा नाम क्या है, थायरोटॉक्सिकोसिस। और जो हाइपोथायराइडिज्म है इसका दूसरा नाम है मिक्स एडीमा, इसको क्या कहते हैं, मिक्स एडीमा। तो अगर सेकंड ईयर वाले स्पेशली आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन थायरोटॉक्सिकोसिस एंड मिक्स एडीमा, तो वो इनडायरेक्टली हाइपर वर्सेस हाइपोथायराइडिज्म की बात करते हैं। ठीक है, तो प्लीज ये सेकंड नेम याद रखें, कुछ एग्जामिनर होते हैं कि वो हाइपर की बजाय वो थायरोटॉक्सिकोसिस वर्सेस मिक्स एडीमा की बात करते हैं। क्लियर है, ओके जी, ये क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये जनाब हमारे पास इसकी डिफरेंशिएशन थी, इंपॉर्टेंट वन। तो रिमेंबर इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है जब सब चीजें बढ़ जाए। देखे आप लोग यहाँ से स्टार्ट करें, हेयर लॉस ले ले तो यहाँ पे स्वेटिंग आना, ठीक है, फिर नीचे आके नाक से रेस्पिरेटरी रेट का ज्यादा होना, फिर नीचे आ जाए स्ट्रेस में हार्ट रेट का ज्यादा होना, फिर जीआईटी मोटिलिटी का इंक्रीज होना, फिर दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ व्हाट, हाइपरथायराइडिज्म। और अगर इन सब चीजों को हम कम करें तो वो क्या होगा, हाइपोथायराइडिज्म होगा। क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट जो हमने अभी डिस्कस करनी है मजीद, वो है प्राइमरी और वर्सेस सेकेंडरी हाइपर एंड हाइपोथायराइडिज्म। तो हेडिंग दे दे TFT, थायराइड फंक्शन टेस्ट, तो लेके इंटरप्रिटेशन ऑफ थायराइड फंक्शन टेस्ट। ठीक है, थायराइड फंक्शन टेस्ट को सिंपली लेबोरेटरी के अंदर हम क्या कहते हैं, TFT। TFT स्टैंड फॉर थायराइड फंक्शन टेस्ट। ठीक है, अब इसमें अगर आप किसी पेशेंट में हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म सस्पेक्ट करते हैं तो हम कौन सा टेस्ट करवाते हैं, TFT कराते हैं। अब देखें यहाँ पे मेन पॉइंट लेके कि जो TFT है
इसमें हम जो भेजते हैं टेस्ट के लिए लेबोरेटरी वालों को, हम चेक करते हैं T4 लेवल। क्या चेक करते हैं? T4। क्योंकि T3 और T4 में सबसे ज्यादा जो हाफ लाइफ है वो किसका है? T4 का है। तो जिसकी हाफ लाइफ ज्यादा है तो वो मेडिकली लेबोरेटरी के अंदर चेक किया जाता है। तो अगर आप T3 T4 लेके फिर भी ठीक है, अगर कोई डॉक्टर सिर्फ T4 लेके तो फिर भी ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट T3 नहीं देखते। तो NTFD द मोस्ट इंपोर्टेंट इज T4। और इसके साथ चेक करते हैं TSH। क्या चेक करते हैं? TSH चेक करते हैं। और TSH के साथ यहाँ पे लिखे कमेंट्स, हम फिर कमेंट्स देते हैं कि इस पेशेंट को है क्या चीज। ठीक है जी। तो किसी भी थायराइड फंक्शन टेस्ट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। हाउ मेनी? 3। वन इज T4, another is TSH, and the last one we will do comments। हमने कमेंट्स करने हैं। अब देखें, प्लीज अपनी फिजियोलॉजी को रिकॉल करें कि ऊपर ब्रेन में हाइपोथैलेमस है। दिस इज व्हिच वन? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस नीचे कनेक्टेड है पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो इफेक्ट है वो फिर नीचे किस ग्लैंड पे होता है? थायराइड ग्लैंड, व्हिच इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द ट्रेकिया। दिस इज बाइलोब ग्लैंड। ठीक है जी, ये हमने पहले से पढ़ा है। तो प्लीज रिकॉल करें, दिस पार्ट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दिस इज थायराइड ग्लैंड। यहाँ पे हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आता था TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। और जो TRH है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एक्ट करके क्या रिलीज करता है? TSH। और TSH पर आकर T3 T4 की सिंथेसिस करता है। ऐसा है ना? T3 T4। देखिए फिजियोलॉजी के अंदर 2 बातें याद रखें, फर्स्ट ईयर की नॉलेज है। एक होते है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और एक होती है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये 2 चीजें याद रखें। हमारी जो बॉडी है वो 2 फीडबैक्स पे काम करती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेकिन एग्जाम में ये भी क्वेश्चन है, कंट्रोलर फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ द ह्यूमन बॉडी वो नेगेटिव फीडबैक है। वो क्या है? नेगेटिव। अगर आप 100 फंक्शन लेंगे बॉडी के अंदर तो उसमें 90% फंक्शन कौन कंट्रोल करता है? नेगेटिव। और जो 10% है वो कौन कंट्रोल करता है? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब देखें, नेगेटिव फीडबैक मीन अगर किसी फीडबैक की एक साइड की कंटेंट कम हो रही हो तो दूसरी साइड की कंटेंट को क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो व्हेन अ प्रोडक्ट ऑन वन साइड इज डिक्रीजेस बट ऑन द अनदर साइड इज इंक्रीजेस, दैट इज नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव मीन कि एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। और अगर एक साइड की कंटेंट बढ़ रही है और साथ में दूसरी साइड की कंटेंट भी बढ़ रही है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक। अगर एक साइड की कंटेंट कम हो रही है और दूसरी साइड की भी कम हो रही है, अगेन इट इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव के लिए बढ़ने का सिर्फ शर्त नहीं है, दोनों को एक ही डायरेक्शन में जाना है, चाहे वो दोनों ज्यादा हो रहे हो या कम हो रहे हो। इसके बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर एक फीमेल है वो प्रेगनेंसी में है और इसकी आखिरी मंथ चल रही है, अभी उसको 1-2 हफ्ते के बाद फीटस डिलीवर करना है। जो फीटस का साइज है यूट्रस के अंदर नियर टू द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वो क्या होता है? ज्यादा। 9th मंथ चल रहा है तो फीटस का साइज ऑलरेडी क्या है? ज्यादा। तो वो यूट्रस पे प्रेशर लगाएगा कि नहीं? तो जितना प्रेशर वो ज्यादा लगाएगा उतना पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन रिलीज क्या करेगा? ज्यादा, ताकि वो यूट्रस को ज्यादा क्या करे? कंट्रैक्ट करे। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि नॉर्मल डिलीवरी किस फीडबैक पे होती है? पॉजिटिव फीडबैक। जितना कंट्रैक्शन ज्यादा होगी उतना ऑक्सीटोसिन रिलीज भी ज्यादा होगी। तो दैट इज कॉल्ड व्हिच मैकेनिज्म? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर एक माँ है वो बच्चे को दूध दे रही है तो जितना बच्चा माँ की निपल को सक ज्यादा करेगा उतना ऑक्सीटोसिन रिलीज ज्यादा होगा। तो मिल्क इजेक्शन क्या हो गया? ज्यादा। तो जितना सकलिंग ऑफ द निपल ज्यादा, इजेक्शन इज ज्यादा। तो दैट इज कॉल्ड व्हिच मैकेनिज्म? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्लियर है कि नहीं? तो कुछ मैकेनिज्म पॉजिटिव है, कुछ क्या है? नेगेटिव है। आप इधर प्लीज फोकस करें। मैं कहता हूं जनाब एक प्रॉब्लम है किस ग्लैंड के अंदर? थायराइड ग्लैंड के अंदर। वो ग्रेव्स डिजीज हो सकती है कि नहीं? मतलब एक प्रॉब्लम है थायराइड ग्लैंड में जिसकी वजह से T3 T4 हार्मोन क्या हुए हैं? ज्यादा। प्लीज इधर फोकस करें, लास्ट वाले, हाँ प्लीज। इफ द प्रॉब्लम इन द थायराइड ग्लैंड विच लीड टू इंक्रीज ऑफ T3 T4 हार्मोन, तो यही T3 T4 हार्मोन बॉडी के अंदर एक इधर रिस्पॉन्स भेजेंगे किस ग्लैंड को? पिट्यूटरी को, कि आप फर्दर TSH रिलीज क्या करें? कम। क्योंकि ऑलरेडी T3 T4 क्या है? ज्यादा है। तो देखें इस साइड पे T3 T4 बढ़ रहे हैं तो दूसरे साइड पे TSH कम हो रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव? दिस इज अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और याद रखे
हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म ये टीएसएच पे डिपेंड नहीं करता, ये किस पे डिपेंड करता है, T3 T4। फॉर मी दिस इज हाइपर या हाइपो, ये हाइपरथायराइडिज्म है, लेकिन प्राइमरी इशू किस में है, ग्लैंड में है, जिसकी वजह से टीएसएच क्या हुआ है, कम हुआ है। तो प्राइमरी हाइपर या सेकेंडरी, प्राइमरी हाइपर। तो जब केस प्राइमरी हो उसमें कौन सा मैकेनिज्म चलेगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब देखें इस पेशेंट में T4 का लेवल क्या है, ज्यादा है, और टीएसएच क्या है, कम है। अब एक ज्यादा है तो दूसरा कम है, तो कौन सा मैकेनिज्म है, नेगेटिव फीडबैक। अब इधर देखिए, जब भी द मैकेनिज्म इज नेगेटिव और उसमें T4 क्या हो, ज्यादा, दैट विल बी प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म। ये क्या होगा, प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म। अब टीएफटी से तो आपने पता चलाया कि यार इस पेशेंट में क्या है, प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म। फिर आपको बुक ने ये समझाया है मेडिकल फील्ड में एमबीबीएस के दौरान कि प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म का मोस्ट कॉमन काज कौन सी डिजीज है, ग्रेव्स डिजीज है, और वो ऑटो इम्यून डिजीज है। तो नेक्स्ट टेस्ट आप पेशेंट का करें टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडी, कौन सा, टीएसएच रिसेप्टर। अगर वो भी पॉजिटिव आ जाए तो फिर इस पेशेंट की प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म की काज क्या होगी, ग्रेव्स डिजीज होगी। बात समझ गए कि नहीं। अब इधर प्लीज फोकस करें। अगर मैं कहता हूँ यार मसला किस ग्लैंड के अंदर है, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड का कैंसर है, जिसको कहते हैं पिट्यूटरी एडिनोमा, इसको क्या कहते हैं, पिट्यूटरी। कैंसर में हर एक चीज की लेवल एबनॉर्मली क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब ये भी पॉइंट याद रखें, दिस इज अ न्यू वर्ड आई एम टेलिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल, कि सम कैंसर इन द बॉडी लीड्स टू हाइपो फंक्शनिंग ऑफ द सेल। कुछ कैंसर ऐसी होती है जिसमें बॉडी की जो सेल है वो काम करना छोड़ देती है, हाइपो फंक्शनिंग में चली जाती है। कुछ कैंसर में हाइपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल होती है। तो हमेशा कैंसर में सेल बढ़ती नहीं है, सम कैंसर्स आर एक्टिवेटरी, सम कैंसर्स आर इनहिबिटरी, क्लियर है। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड के कैंसर यूजुअली स्टिमुलेटरी टाइप होते हैं, उसमें हर एक हार्मोन की रिलीज क्या हो जाती है, ज्यादा। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का कैंसर है जिसमें किस चीज का लेवल बढ़ जाए, टीएसएच, तो टीएसएच पर किसकी लेवल को बढ़ाएगा, T3 T4। हाइपर या हाइपो, हाइपर। अब देखिए T4 का लेवल क्या है, ज्यादा, लेकिन टीएसएच भी ज्यादा। अब दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं, तो पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव फीडबैक। और पॉजिटिव फीडबैक जब भी आएगी तो वो काज सेकेंडरी होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी। सो दिस इज हाइपरथायराइडिज्म, लेकिन द प्रॉब्लम इज इन विच ग्लैंड, तो दैट इज सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म। ये क्या है, सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म। प्लीज इधर फोकस करें स्टूडेंट्स। सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म का मोस्ट कॉमन काज ये होता है कि थायराइड ग्लैंड का इशू नहीं है, इशू कहाँ पे है, पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे मौजूद है, ब्रेन में। द मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन दैट वी रूल्ड आउट द काज ऑफ सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म इज सीटी स्कैन और एमआरआई ऑफ द ब्रेन। हम क्या करते हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन, एमआरआई आपको बताएगा कि यार प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन से स्टार्ट हुई है। और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कैंसर है तो एमआरआई आपको मास बताएगा, क्या बताएगा, मास। मास मीन के देयर इज सम कैंसर इन पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है जी। अब देखें अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर प्रॉब्लम किस ग्लैंड में हो, थायराइड ग्लैंड में हो, जिसकी वजह से T3 T4 की लेवल क्या हो जाए, कम। प्लीज इधर फोकस करें सारे, ये वो चीजें बता रहा हूँ जो यूनिवर्सिटी कभी नहीं देगी आप लोगों को, ठीक है ना। और ये गेट करे, प्रैक्टिकली भी हेल्प करेगी। घर में बैठे बैठे किसी का TFT टेस्ट आ जाए, है पूरे क्लास में कोई ऐसा बंदा जिसकी फैमिली में थायराइड का पेशेंट हो, अब देखिए दो तीन तो इधर, चार इधर निकले। इसका मतलब यह है कि ये कॉमन चीज है। तो घर में आपसे कोई बंदा कहे क्या यार ये टेस्ट पढ़े, मसला क्या है, फिर मेडिकल स्टूडेंट के होते हुए आपको ना पढ़ना है तो फिर शर्म की बात है। तो प्लीज इधर फोकस करें, जो चीज आप लोग को एक एक समझा रहा हूँ, नोबडी विल टेल लाइक दिस, ये मौका जाया ना करें। जो बैक साइड के लोग है ना, बैक, ये जो इधर हाफ आगे, हर एक चीज लेकर करे और इधर फोकस करे कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ लोग स्टिल बिल्कुल जो है ना यहाँ पे फोकस नहीं है। T3 T4 हार्मोन का लेवल अगर बॉडी में क्या हो जाए, कम, तो ये हाइपोथायराइडिज्म है। लेकिन अगर इशू किस ग्लैंड में हो, थायराइड, तो ये जो T3 T4 ग्लैंड की वजह से कम है तो फीडबैक जाएगा और किसकी चीज की रिलीज को बढ़ाएगा, ताकि ये ज्यादा करे, ताकि ये किसको बढ़ाए, T3 T4। अब देखिए इस पेशेंट में T3 T4 का लेवल क्या है, कम है, तो हाइपो या हाइपर, हाइपो। और TSH रिलेटिवली क्या है, ज्यादा, तो नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव फीडबैक हमेशा प्राइमरी में होता है कि सेकेंडरी, प्राइमरी। यहाँ पे जो इसकी डायग्नोसिस है वो क्या है, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म।
और थ्योरी में हमने ये चीज डिस्कस की है कि प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म की मोस्ट कॉमन काज क्या है, हशीमोटो थायराइडाइटिस। तो उसमें हम नेक्स्ट जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे एंटी टीपीओ एंटीबॉडी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? एंटी टीपीओ, क्योंकि हशीमोटो थायराइडाइटिस के अंदर किसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है? टीपीओ। तो अगर थायराइड पेरोक्सिडेज के खिलाफ एंटीबॉडी बनी है तो फिर इस केस का जो डायग्नोसिस है वो हशीमोटो थायराइडाइटिस होगा। समझ गए कि नहीं? नेक्स्ट पॉइंट, अब इधर देखिए, शीहान सिंड्रोम में पिट्यूटरी ग्लैंड की जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाती है? कम। इस्कीमिया हो जाती है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई, तो टीएसएच रिलीज क्या होगी? कम। अगर टीएसएच कम है तो T3 T4 भी कम। तो हाइपो या हाइपर? हाइपो। अब ये डिक्रीज है, अब इधर देखिए टीएसएच भी डिक्रीज है। दोनों सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट में? सेम डायरेक्शन। प्राइमरी और सेकेंडरी? सेकेंडरी। तो यहाँ पे लेके दिस इज सेकेंडरी हाइपर या हाइपो? सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। और सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म का मोस्ट कॉमन काज हाइपोपिट्यूटरिज्म है, व्हिच इज कॉल्ड शीहान सिंड्रोम। क्लियर है? हमने कैसे याद किया है? देखिए यहाँ पे पॉइंट याद रखे, फीडबैक मैकेनिज्म की बात करते हैं। फीडबैक, तो जो फीडबैक मैकेनिज्म आपको एग्जामिनर बताएगा, एक प्राइमरी नेगेटिव फीडबैक है और एक पॉजिटिव फीडबैक है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक, ये दोनों याद रखें, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक में जो इश्यूज आती है थायराइड की वो कौन सी होती है? प्राइमरी। और पॉजिटिव के अंदर सेकेंडरी आती है। ऐसा है क्या? नहीं। इधर देखे ना, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं? तो प्रॉब्लम क्या है? सेकेंडरी। ये सेम डायरेक्शन में है तो दोनों क्या है? सेकेंडरी। अब देखे, जब हम वर्ड क्या यूज करेंगे? सेकेंडरी। चाहे हाइपर थायराइडिज्म हो या हाइपो, तो उसमें T4 और TSH सेकेंडरी एस पर सेम डायरेक्शन में जाने चाहिए, चाहे वो दोनों अप जा रहे हो या दोनों डाउन जा रहे हो। बात समझ गए क्या? नहीं। तो सेकेंडरी के लिए एस है, एस फॉर सेम डायरेक्शन, चाहे दोनों अप जा रहे हो चाहे दोनों डाउन जा रहे हो, उसको सेकेंडरी कहेंगे। बात समझ गए क्या? नहीं। तो एक सिंपल टेस्ट को देखने से घर में पता चलेगा यार इस पेशेंट में हाइपर थायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है। अगर है तो फिर प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। आखिर में ये चीजें आप लोगों को जहन में याद रखना चाहिए। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म इज ग्रेव्स डिजीज। क्या होगा? ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज में वो हाइपरथायराइडिज्म के सारे फीचर्स होंगे, लेकिन इसमें दो चीजें जो एक्स्ट्रा होती है जो हर एक हाइपरथायराइड पेशेंट में नहीं होती। तो ग्रेव्स डिजीज के जो लोग होते हैं उसकी जो आई है ये बाहर की तरफ निकली होती है। मतलब ग्रेव्स डिजीज के जितने भी लोग आते हैं उसमें जो आई बाल है, ये जो व्हाइट पार्ट है आई का, वो किधर होता है? बाहर की तरफ। इसको कहते हैं प्रोट्रूडिंग ऑफ द आई बाल। जो आई बाल है वो बाहर की तरफ आता है और इस क्लिनिकल फीचर को एक्सोप्थेल्मस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोप्थेल्मस। एक्सो का मतलब क्या है? आउटसाइड। तो ग्रेव्स डिजीज पेशेंट को जब आप हॉस्पिटल में एग्जामिन करते हैं उसकी जो आंखें हैं वो इतनी बड़ी बड़ी होती है और बाहर की तरफ निकली होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सोप्थेल्मस। और इन लोगों को जब हम यहाँ पे एग्जामिन करते हैं, जो लोअर लिम्ब है ये कौन सी बोन है? टीबिया। ये कौन सी बोन है? टीबिया। इन लोगों की टीबिया की फ्रंट में यहाँ पे स्वेलिंग होती है। क्या होती है? स्वेलिंग। और इसको जब आप टच करते हैं तो उसमें पानी जैसा फ्लूइड होता है। इसको कहते हैं प्री का मतलब इन फ्रंट। किस बोन के सामने? प्री टीबियल एडिमा इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री टीबियल एडिमा। तो प्लीज दिस इज द एमसीक्यूज ऑफ द डे कि एक्सोप्थेल्मस और प्री टीबियल एडिमा जब भी किसी पेशेंट में आए और उसका T4 लेवल क्या हो? ज्यादा, तो इस हाइपरथायराइडिज्म की काज क्या होगी? ग्रेव्स डिजीज होगी। क्लियर है कि नहीं? देखें, आयोडीन अगर कोई बंदा ज्यादा का है तो उसका T3 T4 क्या होगा? ज्यादा। हाइपर या हाइपो? हाइपर। पिट्यूटरी एडिनोमा में T3 T4 ज्यादा। हाइपरथायराइडिज्म के बहुत से रीजन है और सार्ब में फीचर एक ही होंगे, लेकिन ग्रेव्स डिजीज वाहिद ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें कुछ फीचर एक्स्ट्रा होते हैं, जिनमें से एक एक्सोप्थेल्मस है और एक प्री टीबियल एडिमा है। बात समझ गए क्या? नहीं। So this is the point to be kept in your mind. This is the differences between Graves' disease and other cause of hyperthyroidism. Secondary hyperthyroidism, इसकी most common cause हमारे पास पिट्यूटरी एडिनोमा है। प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म की मोस्ट कॉमन काज हशीमोटो थायराइडाइटिस है और सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म की काज शीहान सिंड्रोम है। ठीक है, तो दीज ऑल आर दी मेन पॉइंट्स। और इन सब कंडीशन में चाहे पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म हो या हाइपोथायराइडिज्म हो,
दोनों किस्म के लोगों में जो नेक के अंदर थायराइड ग्लैंड है उसकी साइज एक्चुअल साइज से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर थायराइड ग्लैंड की जो नॉर्मल साइज है वो अपने नॉर्मल से क्या हो जाए, बढ़ जाए, डिफ्यूज एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड गोएटर। इसको क्या कहते हैं, गोएटर कहते हैं। तो गोएटर का जो वर्ड है, रिमेंबर दैट इज नथिंग बट इंक्रीज इन द साइज ऑफ थायराइड ग्लैंड, चाहे वो हाइपर हो या हाइपो, दोनों में होता है। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ गोएटर, इट मे बी हाइपर और इट मे बी हाइपो। तो कैसे पता चलेगा, हम थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं। क्लियर है। बहुत से लोग आते हैं वो कहते हैं यार आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से गोएटर होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कभी कभार आयोडीन ज्यादा की वजह से भी गोएटर हो सकती है। तो गोएटर मे बी हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म। टू डिफरेंशिएट दैट वी शुड डू थायराइड फंक्शन टेस्ट। ठीक है जी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कोई क्वेश्चन, दैट इज आई मेक इट सुपर इजी, ठीक है ना, इतना भी याद करेंगे, इट विल बी हेल्प यू इन द कमिंग लेक्चर्स। ठीक है, क्वेश्चन है किसी का, मोस्ट कॉमन काज ऑफ प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म, ग्रेव्स डिजीज, कौन सी है, ग्रेव्स। कॉमन काज ऑफ सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म, पिट्यूटरी एडिनोमा, क्या है, पिट्यूटरी एडिनोमा। कॉमन काज ऑफ प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म दैट इज हशीमोटो थायरोइडाइटिस। और मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म दैट इज कॉल्ड शीहान सिंड्रोम। ठीक है, ये मेन पॉइंट्स थे। इसके बाद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज नोन एज क्रिटेनिज्म। हेडिंग दे दे, व्हाट इज मेंट बाय क्रिटेनिज्म। क्रिटेनिज्म आप लोगों में से, आई डोंट रिमेम्बर, रिसेंटली जो चाइना में एग्जाम्स हुए थे इंटरनल मेडिसिन के फेतो, उनमें से एक क्रिएटिनिज्म क्वेश्चन मुझे सामने आता जो एक स्टूडेंट ने भेजा है। तो व्हाट इज क्रिएटिनिज्म, क्रिएटिनिज्म हाइपोथायराइडिज्म का नाम है, लेकिन स्पेशली इफ इट इज सीन इन बाय बर्थ। अगर बच्चों के अंदर T3 T4 की लेवल क्या हो, कम हो, हाइपोथायराइडिज्म हो, लेकिन वो बाय बर्थ हो, पैदाइशी तौर पर, तो पैदाइशी तौर पर हाइपोथायराइडिज्म को क्या कहते हैं, क्रिटेनिज्म कहते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो एडल्ट्स में होगा कि पीडियाट्रिक एजेस में, पीडियाट्रिक एजेस में या बच्चों के अंदर होता है। तो लेके अ कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म, कंजेनिटल मीन एनीथिंग व्हिच इज बाय बर्थ, कोई भी चीज जो बाय बर्थ हो उसको क्या कहते हैं, कंजेनिटल, मतलब पैदाइशी तौर पर कोई मसला हो बच्चे में तो उसको कंजेनिटल प्रॉब्लम कहते हैं। अ कंजेनिटल, हाँ जी, हाइपो या हाइपर, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म in which there is lack of T3 and T4 hormone, so that is known as creatinism, congenital hypothyroidism। इसकी causes बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेके what are the different causes of creatinism, इसकी causes क्या है। नंबर 1, maternal hypothyroidism। अगर माँ को पहले से हाइपोथायराइडिज्म है तो वो बच्चे को इनफ T3 T4 कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। अगर प्रेगनेंसी में मैटरनल का मतलब माँ, जो मदर है उसको पहले से खुद क्या है, हाइपोथायराइडिज्म, क्योंकि जो बच्चे की ग़िज़ा है वो किस पे डिपेंड करती है, माँ पे डिपेंड करती है। अगर माँ को खुद हाइपोथायराइडिज्म है तो उसके आने वाले बच्चे में भी क्या होगा, हाइपोथायराइडिज्म। तो वन ऑफ द काज ऑफ क्रिएटिनिज्म इज मैटरनल हाइपोथायराइडिज्म। ये भी आप लोग फर्स्ट टाइम बैच के अंदर लोगों जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पिछले बैच इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो प्लीज नोट इट बाय एवरीवन कि क्रिएटिनिज्म क्या है। तो एक काज इसका क्या है, मैटरनल हाइपोथायराइडिज्म। इसलिए प्लीज याद रखे, गायनी के अंदर जो फीमेल काम करती है, एक को कहते हैं कि प्रेगनेंसी स्क्रीनिंग टेस्ट, एक किया जाता है प्रेगनेंसी स्क्रीनिंग टेस्ट। प्रेगनेंसी स्क्रीनिंग टेस्ट में हम माँ की T3 T4 जरूर चेक करते हैं। अगर प्रेगनेंसी में पता चले कि माँ की T3 T4 क्या है, कम है, तो हम बाहर से लीवोथायरोक्सिन स्टार्ट करते हैं ताकि उसको बढ़ाए और वो इनफ किसको मिल सके, बच्चे को भी मिल सके। इसलिए क्रिएटिनिज्म को बचाने के लिए हमने प्रेगनेंसी में मदर की कौन सी टेस्ट करनी है, TFT, थायराइड फंक्शन टेस्ट, ताकि बच्चे को आने वाले टाइम में क्रिएटिनिज्म ना हो जाए। नेक्स्ट लिखे, आयोडीन डेफिशिएंसी हो सकती है कि नहीं। अगर माँ बाहर से आयोडीन की डेफिशिएंसी की शिकार है, मतलब जो मदर है वो ऐसी डाइट ले रही है कि उसमें किस चीज की डेफिशिएंसी है, आयोडीन। आयोडीन ना होने की वजह से माँ को क्या हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म, और वो इफेक्ट डायरेक्ट बच्चे पे पड़ सकती है, तो उसको भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। नेक्स्ट देखे, थायराइड एजेनेसिस, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, रिमेंबर शुड एवरीवन, थायराइड एजेनेसिस।
ऐसे बच्चे जिसकी बाई बर्थ थायराइड ग्लैंड सही ना बन जाए, दैट इज कॉल्ड थायराइड एजेनेसिस। ए मीन एब्सेंट, जेनेसिस मीन फॉर्मेशन। अगर बाई बर्थ पैदाइशी तौर पर बच्चे की थायराइड ग्लैंड एब्सेंट हो, ना बना हो, तो फिर उसमें T3 T4 होगा? नहीं होगा, दैट विल बी क्रिएटिनिज्म। माँ ने बच्चे को आयोडीन दी है, माँ ने बच्चे को सब कुछ दिया है, लेकिन बच्चे में एरर है। मसला कहाँ पे है? बच्चे के अंदर है, जब उसकी थायराइड ग्लैंड बनी नहीं है, तो फिर भी T3 T4 नहीं बनेगी। नेक्स्ट देखिए, थायराइड डिसमॉर्फोजेनेसिस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। थायराइड डिसमॉर्फोजेनेसिस, और प्लीज मैं हाईलाइट करता जाऊं, स्पेशली प्लेब के एमसीक्यूज क्वेश्चन में ये आप लोगों ने टिक करना है। अगर एग्जाम में आ जाए द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इन अ चिल्ड्रन, उसका आंसर क्या होगा? थायराइड डिसमॉर्फोजेनेसिस। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे तो बच्चे के अंदर थायराइड ग्लैंड बनी ही नहीं है, मतलब एब्सेंट है। ए का मतलब क्या है? एब्सेंट। इसमें बनी जरूर है, लेकिन डिसमॉर्फो, उसकी मॉर्फोलॉजी खराब बनी है। थायराइड ग्लैंड बना जरूर है, लेकिन इसकी शेप खराब है। अगर ग्लैंड की शेप खराब बनी है तो वो काम कर सकेगा? नहीं, तो वो भी T3 T4 पैदा नहीं करेगा। तो उन बच्चों में भी थायराइड ग्लैंड से जब T3 T4 नहीं बनेगी, तो पैदाइशी तौर पर उनको क्या हो जाएगा? क्रिएटिनिज्म होगा। देखें, एज अ डॉक्टर आपने सारी चीजें सोचनी है। यार एक बच्चे में बाई बर्थ T3 T4 क्यों कम है? तो उसकी वजूहात बहुत से है, लेकिन ज्यादातर जब हम वर्कअप करते हैं, नेक एक्सरे करते हैं, तो नेक में हमें पता चलता है कि बच्चे की जो थायराइड ग्लैंड बनी है, या तो वो साइज में कम बनी है या उसकी शेप खराब है। ऐसे कंडीशन को हम थायराइड डिसमॉर्फोजेनेसिस, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रिएटिनिज्म इज थायराइड डिसमॉर्फोजेनेसिस। ठीक है, अब लेके क्लिनिकल फीचर्स। अगर किसी बच्चे को हाइपोथायराइडिज्म हो जाए बाई बर्थ, मतलब पैदाइशी तौर पर, तो इन बच्चे में कौन कौन सी क्लिनिकल फीचर्स होगी? इन बच्चे की जीएटी मोटिलिटी क्या होगी? कम होगी, बाई बर्थ कम होगी। तो ये बच्चे तो इमेच्योर होते हैं। बच्चा पैदा हो जाए, न्यू बॉर्न बेबी है, वो तो इमेच्योर है, इसका जीएटी मोटिलिटी क्या है? कम है। तो उसमें जो भी कुछ चीजें हैं, माँ से जो आई हुई चीजें जिसको निकालना चाहिए बॉडी से, वो बॉडी में रहेगी। तो उससे उसकी जो एब्डोमेन है, उसकी साइज क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन है, बच्चे को मोटिलिटी क्या है? कम है। क्रिएटिनिज्म में हाइपोथायराइडिज्म है, T3 T4 क्या है? कम, तो मोटिलिटी कम। तो कॉन्स्टिपेशन है बच्चे में, तो उसकी स्टूल पास होगी? नहीं होगी। जब स्टूल पास नहीं होगी, तो जो भी चीजें हैं वो कहाँ पे रहेगी? एब्डोमेन में। तो उससे एब्डोमेन की साइज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसको कहते हैं पोर्टेड बेली। इसको क्या कहते हैं? पोर्टेड बेली। बेली इज द वर्ड यूज फॉर एब्डोमेन, और पोर्टेड का मतलब है डिस्टिंक्शन, एब्डोमिनल डिस्टिंक्शन। इन बच्चे की जो एब्डोमेन साइज है वो क्या होती है? डिस्टिंक्ट होती है। मतलब ये है। फिर इन बच्चों की एनल केनाल हम देखते हैं, जहाँ स्टूल पास होता है। एनस देखते हैं, कभी कभार बच्चों की जो एनस है उसमें एक पर्दा होता है, इसको कहते हैं इम्परफोरेट एनस। इसको कहते हैं इम्परफोरेट। कभी कभार बच्चे जब स्टूल पास नहीं करते, ये भी याद रखिए, जब बच्चा पैदा हो जाए, उसकी जो पेशाब है, यूरिन है, उसकी जो पासिंग टाइम है वो 24 आवर है। कितना है? 24। पहले 24 घंटे के अंदर बच्चे को यूरिन पास करना चाहिए। नहीं कर सका तो उसकी यूरिनरी सिस्टम की वर्कआउट करना चाहिए, कहीं पे यूरेथ्रा ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। और बच्चे की जो आफ्टर द बर्थ स्टूल पास करने का नॉर्मल टाइम है वो 48 आवर है। वो कितना है? 48। और बच्चा फर्स्ट टाइम जो स्टूल पास करता है उसको मेकोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मेकोनियम। तो अगर बच्चा तीसरे दिन, चौथे दिन पे भी स्टूल पास ना करे, तो ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल? इसको कहते हैं डिलेड मेकोनियम। क्या कहते हैं? डिलेड। तो बहुत से बच्चों में हम एनस पे जिंक रखते हैं, जो जिंक है वो एनस को परफोरेट करके स्टूल को पास कर लेता है। अगर आप सब कुछ करें, एनस भी ठीक है, तो फिर हमें ये टेंशन होती है कि यार बच्चा स्टूल पास क्यों नहीं कर सकता। तो इसका एक मतलब यह है कि इसकी मोटिलिटी कम है, और मोटिलिटी कम का मतलब कि कौन से हार्मोन कम है? T3 T4। तो अगर बच्चे में हम स्क्रीनिंग कराए तीसरे चौथे दिन पे और उस पर T3 T4 कम हो, इसका मतलब इस बच्चे को बाई बर्थ क्या था? क्रिएटिनिज्म था। ठीक है, तो क्रिएटिनिज्म के अंदर जो बाई बर्थ बच्चे पैदा होते हैं, उसकी ओवरऑल जो बेली है, या फॉर एग्जाम्पल जो एब्डोमेन है, वो साइज में क्या हो जाती है? वो बढ़ जाती है। दैट इज कॉल्ड डिस्टिंक्टेड बेली। नेक्स्ट देखें, इन बच्चों को जब हम बाहर से देखते हैं, जब बच्चे में कॉन्स्टिपेशन है, तो बच्चे की सारी जो ऑर्गन है वो स्टिल इमेच्योर है, उस पर एक प्रेशर पड़ जाता है, और उस प्रेशर की वजह से जो लीवर सेल है वो एक्टिव आरबीसी प्रोडक्शन की लेवल को क्या करता है? कम कर देता है। तो देयरफॉर बच्चों को जब हम देखते हैं, इन बच्चों को, तो ये
इस तरह पिंकिश की बजाय हमें पेल नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? पेल। और इस पेल का मतलब ये बच्चे एनीमिक होते हैं, इन बच्चों में आरबीसी लेवल क्या होती है? कम। यहाँ पहले के पेल, ये बच्चे देखने पे पेलर नजर आते हैं। पेलनेस, पेलनेस इज ड्यू टू डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन व्हिच इज एनीमिया। इन बच्चों में क्या हो सकता है? एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट लिखे पफी स्किन। इन बच्चों की जब हम स्किन को टच करते हैं दे आर वेरी वेरी पफी। पफीनेस का मतलब इन बच्चों की जो स्किन है टच करने से ऐसा फील होता है कि स्किन के नीचे फ्लूइड है। पफीनेस मीन वेरी सॉफ्टनेस। इसको क्या कहते हैं? सॉफ्टनेस। मतलब पफी स्किन का मतलब यह है कि इन बच्चों में स्किन के नीचे एक्सिस फ्लूइड अकुमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसको पफीनेस ऑफ दी स्किन कहते हैं। नेक्स्ट लिखे इन बच्चों की जो अम्बिलिकस है, अम्बिलिकस मीन नेवल है, जो सेंटर ऑफ द एब्डोमेन में एक डिप्रेशन है, होल है, इसका नाम क्या है? अम्बिलिकस। अब इन बच्चों की जो एब्डोमेन की साइज है वो बड़ी होती है कि छोटी? बड़ी होती है, बाहर की तरफ निकली होती है। तो जो अम्बिलिकस है ये भी बाहर की तरफ आया होगा कि नहीं? इसको कहते हैं प्रोट्रूजन ऑफ अम्बिलिकस। इसको क्या कहते हैं? प्रोट्रूजन ऑफ अम्बिलिकस। इन बच्चों की जो अम्बिलिकस है वो बाहर की तरफ निकला होता है। इसका रीजन कॉन्स्टिपेशन है। क्या है? कॉन्स्टिपेशन। पूरा एब्डोमेन साइज में बड़ा होता है तो अम्बिलिकस भी बाहर की तरफ आए होते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रोट्रूजन ऑफ अम्बिलिकस। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बच्चे जब पैदा होते हैं तो तीसरे चौथे दिन जब इनको हम देखते हैं ये बच्चे इस तरह पड़े होते हैं। इसका मतलब इन बच्चों की जो टंग है ये बाहर इस तरह लटकी होती है। मतलब ये बच्चे इतने जो हाइपोथायराइड बच्चे हैं वो हाइपर एक्टिव हो गए कि डिजीनेस में जाएंगे। डिजीनेस में, क्योंकि ब्रेन की मेच्योरेशन सही तरीके से नहीं होगी तो ये बच्चे फ्लॉपी होंगे, लेथार्जिक होंगे, इस तरह बहुत ज्यादा सुस्ती के शिकार होंगे। और इन बच्चों की लेथार्जी की वजह से, डिजीनेस की वजह से ये जो टंग है ये बाहर लटकी होती है। और इन बच्चों की जब हम टंग को देखते हैं हमें ऐसा फील होता है कि इस तरह बाहर लटके कि इन बच्चे की जो टंग साइज है वो नॉर्मल बच्चों से क्या होता है? ज्यादा। इसको कहते हैं प्रोट्रूडेड टंग। बाहर की तरफ निकली हुई टंग